हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। एंड नाउ आई नो इट्स अ बिट लेट बट स्टिल वी विल कवर द पार्ट 2 ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ इकोनॉमी फॉर प्रीलिम्स 2023। एंड नाउ आई नो आप लोग सोच रहे हो कि इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, बट इट वुड बी अ रिलेटिवली शॉर्ट वीडियो क्योंकि काफी कुछ जो मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर्स दैट आई कवर्ड इन पार्ट 1, उसके बाद वाले टाइम पीरियड में भी जो भी करंट अफेयर्स आए थे दैट वर इनवेरिएबली कवर्ड देयर। इनफैक्ट यहाँ पे भी एक दो चीजें जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे NOCS प्लेटफॉर्म विच इज अ प्लेटफॉर्म जिसपे ONDC के लिए ट्रांजेक्शन होगा, तो हम ONDC ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। महर्षि इनिशिएटिव विच इज अगेन फॉर रिसर्च एंड प्रमोशन ऑफ मिलेट्स, ऑलरेडी हमने इंटरनेशनल ऑफ ईयर ऑफ मिलेट्स एंड मिलेट्स से रिलेटेड चीजें कर चुके हैं, राइट। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव डन। इट वुड बी अ रिलेटिवली शॉर्ट वीडियो, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट अगेन सम की थिंग्स आर देयर विच यू शुड नो, जिसके थ्रू आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड इफ यू जस्ट लिसन टू इट वंस, वो आपके दिमाग में रहेगा। एंड इफ यू गेट देयर इज अ हाई चांस दैट इफ दिस माइट कम देयर, समथिंग माइट स्ट्राइक देयर और आप उस क्वेश्चन को कर पाओ। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 एंड दिस इज दी वन ऑफ द मेन टॉपिक्स, ठीक है। यही वन ऑफ द मेजर एंड मेन टॉपिक्स है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज लास्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 में आई थी, उसके बाद अब एक नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है। इसमें कुछ मेजर एस्पेक्ट्स पे फोकस किया है, कुछ मेजर चीजों पे फोकस किया है। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वही चीजों को देखना है। सबसे पहला इसका फोकस है प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन पे, सो दैट एक्सपोर्टर्स जो एक्सपोर्ट करने के जो सारे प्रोसेसेस हैं उनको री इंजीनियर और ऑटोमेट करना, री इंजीनियर करके उनको इजी बनाना, सो दैट एक्सपोर्टर्स के लिए देर इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी एक्सपोर्टर्स के लिए अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना इजी हो जाए, स्पेसिफिकली फॉर एक्सपोर्टर्स, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस पॉलिसी इज जो डुअल हाई यूज एंड टेक्नोलॉजी आइटम्स होते हैं। तो नाउ डुअल यूज, कौन सा डुअल यूज? तो फर्स्ट इज योर मिलिट्री में यूज एंड सेकेंड इज योर सिविलियन यूज। नाउ ये जो गुड्स होते हैं नॉर्मली इनका एक्सपोर्ट जो है कंट्रोल्ड होता है, और बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऑर्गेनाइजेशन हैं फॉर एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑफ सच डुअल यूज हाई एंड टेक्नोलॉजी और गुड्स, राइट। इंडिया ने ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव ज्वाइन भी किए हैं। नाउ व्हाट डज दिस पॉलिसी से? दिस पॉलिसी सेज that how will this policy actually facilitate our export or import of such dual use high end technology items and goods by ensuring कि जो आपके एक्सपोर्ट प्रोसेसेस हैं, जो ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, इट एम्स टू इंश्योर जो भी एक्सपोर्ट कंट्रोल्स हैं जिसका इंडिया मेंबर है, टू अलाइन its export policies and other related policies and other related laws or rules regulations to them, so that if India complies with those export controls, it would be easier for India to import these things, as well as it would be easier for India to export these things, okay. So this is another important under SCOMET। तो इसको अभी थोड़ा डिटेल में भी आप हम पढ़ेंगे। इनफैक्ट आगे आपके रेफरेंस के लिए मैंने हर एक पॉइंट को डिटेल में दिया है। SCOMET इज स्पेशल chemicals, organisms, materials, equipment and technology। एंड व्हाई इज इट स्पेशल? इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये डुअल यूज है, और डुअल यूज है क्योंकि मिलिट्री वाइज भी यूज किया जाता है, इसलिए इनको एक्सपोर्ट पे कंट्रोल है। और इंडिया इस पॉलिसी के थ्रू अपने एक्सपोर्ट रूल्स रेगुलेशंस को अलाइन करेगी, सो दैट इंडिया के लिए इन चीजों को इंपोर्ट करना भी इजी होगा और इन चीजों को एक्सपोर्ट करना भी इजी होगा, राइट। इसके अलावा दिस पॉलिसी ऑल्सो टॉक्स अबाउट फैसिलिटेटिंग ई कॉमर्स एक्सपोर्ट। अभी तक हम डोमेस्टिक स्पीयर में ही ई कॉमर्स की बात कर रहे थे, अब ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स पे भी ये पॉलिसी फोकस करेगी, ठीक है। एंड इट ऑल्सो एम्स ऑन कोलैबोरेटिंग विथ स्टेट्स एंड क्रिएटिंग डिस्ट्रिक्ट्स। तो डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट किया जाएगा फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। हाउ वुड बी डन? दैट वुड बी डन। तो जो है अंडर दिस पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट विल कोलैबोरेट विथ स्टेट्स एंड क्रिएट व्हाट आर नोन एज डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब्स, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब्स क्रिएट किए जाएंगे जहां पे एक्सपोर्ट प्रमोशन वगैरह जो भी वहां का यूनिक आइटम है उसको उसके एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए और जो भी एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन चाहिए वो सब प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। ऑल दीज थिंग्स इट कि किस तरीके से उधर की ब्रांडिंग मार्केटिंग डेवलप की जाए फॉर दैट एक्सपोर्ट आइटम, ऑल दैट विल बी डन। इसके अलावा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 ऑल्सो फोकसेस ऑन टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम
एंड स्टेटस होल्डर स्कीम, ये आगे हम डिस्कस करेंगे अभी। एंड इट ऑल्सो फोकसेस ऑन फैसिलिटेटिंग एक्सपोर्ट्स। हाउ? सो पूरा फोकस पॉलिसी का ये है कि एक्सपोर्ट करना इजी बनाना है, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा इजीली विदाउट एनी बैरियर्स चीजों को एक्सपोर्ट कर पाए, सो दैट हमारी जो है कंट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़े। ओके, नाउ हाउ डज इट एम टू फैसिलिटेट एक्सपोर्ट? तो दो की स्कीम्स है, एडवांस ऑथराइजेशन एंड ईपीसीजी। व्हाट इज ईपीसीजी? व्हाट इज ईपीसीजी स्कीम? ईपीसीजी स्कीम, इट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉर कैपिटल गुड्स। ओके, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम फॉर कैपिटल गुड्स। ओके, इसका इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव का एम ये है कि बेसिकली अंडर दिस इनिशिएटिव व्हाट इज ट्राइंग टू बी डन इज कि यू नो कि कैपिटल गुड्स हमें चाहिए होते हैं, जैसे मशीन्स वगैरह। तो वी नीड कैपिटल गुड्स टू बेसिकली create other goods, create or you could say produce, better word would be produce other goods, right? और कई बार कई कैपिटल गुड्स हमारे पास इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते, तो व्हाट वुड वी नीड टू डू? वी नीड टू इंपोर्ट इट। बट अगर इसको इंपोर्ट करेंगे तो इस पे क्या लगेगा? इंपोर्ट ड्यूटी। नाउ अल्टीमेटली इफ वी आर इंपोर्टिंग सम मशीन टू क्रिएट और प्रोड्यूस सम गुड्स जो हम इवेंचुअली एक्सपोर्ट करेंगे, तो उस पर अगर इंपोर्ट ड्यूटी हमें देनी पड़ रही है तो दैट इज इन अ वे डिस्करेजिंग एक्सपोर्ट्स। तो अंडर दिस स्कीम बेसिकली क्या होगा कि इंपोर्ट्स जो हैं, और ये स्कीम पुरानी है, इसमें अभी क्या करेंगे, जो ये कैपिटल गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हो इस पे आपको ड्यूटी नहीं लगेगी, बट यू हैव टू शो दिस कि आप जो है ये कैपिटल गुड आपने इंपोर्ट किया, ऐसे जो गुड्स आपने क्रिएट किए हैं वो आपने एक्सपोर्ट किए हैं, राइट? यू हैव यू नो जो भी इंपोर्टर है इन कैपिटल गुड्स का, दैट एंटिटी हैज टू शो दिस कि ये जो कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किए गए इनसे जो गुड्स प्रोड्यूस हुए दैट आर बीइंग एक्सपोर्टेड। सेम इज फॉर एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। तो बहुत सारे गुड्स जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ गुड्स विच वी एक्सपोर्ट, बट इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए काफी जो इनपुट्स होते हैं वो हम क्या करते हैं? इंपोर्ट। तो इन जो इनपुट्स हम इंपोर्ट करते हैं फॉर द गुड्स जो हम मैन्युफैक्चर इंडिया में करके एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर ड्यूटी नहीं लगती अंडर एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी शो करना पड़ता है कि यू हैव टू शो कि बेसिकली कितना अमाउंट ऑफ जो है इनपुट से आपने गुड्स जो प्रोड्यूस किए हैं दैट यू हैव एक्सपोर्टेड। ठीक है, तो बेसिकली आइडिया यह है इस पॉलिसी में कि इन स्कीम्स के कंप्लायंस वगैरह और ये चीजें जो है फर्दर जो है इजी बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा इट ऑल्सो यू नो देर इज दिस टर्म मर्चेंटिंग ट्रेड, ये आगे हम देखेंगे, वेरी यूनिक टर्म, सो जस्ट कीप दिस इन माइंड। ठीक है, एज अ की वर्ड इट कैन कम टू। ठीक है, इसके अलावा इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर वन टाइम एमनेस्टी स्कीम। तो कई जो एक्सपोर्टर्स हैं दे माइट हैव डिस्प्यूट विद डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जैसे मैंने ईपीसीजी स्कीम कहा, अब किसी ने विदाउट इंपोर्ट ड्यूटी कैपिटल गुड इंपोर्ट तो कर लिया, बट now if that entity has not exported that amount of goods, so there could be some disputes, right? So in that case this amnesty scheme would be used to resolve those kind of disputes। ठीक है, तो ये तो आपके डिटेल्स के लिए मैंने यहाँ पे लिख ही रखा है, दिस पीडीएफ यू कैन गेट इन द डिस्क्रिप्शन। तो ऑटोमेटेड आईटी सिस्टम्स होंगे। ठीक है, पॉलिसी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, emphasizes on export promotion and development, moving away from incentive regime to regime which is facilitating based on technology interface and collaboration। तो आइडिया सिंपली है, 2015 की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी उसका एम ये था कि अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हो तो आपको गवर्नमेंट इंसेंटिव देती, बट यहाँ पे ये है कि गुड्स एक्सपोर्ट करना इतना इजी बना दिया जाए, इतना इजी बना दिया जाए कि हर कोई विदाउट एनी बैरियर विद ईज जो है गुड्स एक्सपोर्ट कर पाए। तो दिस विल लीड टू इंक्रीज इन दी एक्सपोर्ट। ठीक है, इस तरीके से ये पॉलिसी जो है आपकी पिछली पॉलिसी से डिफरेंट है। ठीक है, एंड इट कोडिफाइज इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म, पेपरलेस, ऑनलाइन इन्वायरमेंट एंड बिल्डिंग ऑन अर्लियर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, सो इट हैज एडेड 4 न्यू टाउन्स। तो पुरानी स्कीम है, जो भी टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस होते हैं दे गेट प्रायोरिटी एक्सेस टू एक्सपोर्ट प्रमोशन फंड। नाउ व्हाट इज दिस आइडिया ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन? तो मान लो कोई भी गुड है इंडिया का, नाउ यू नीड टू, ऐसा नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट होगा, उसके लिए डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको मार्केट्स की, फॉरेन में कहाँ पे उस गुड की डिमांड है, तो मार्केट्स फाइंड करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको और भी जो फैसिलिटेशन होता है एक्सपोर्ट करने में, तो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा।
और इसी सब के लिए फंड्स मिलते हैं अंडर दिस मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव एंड ईपीसीजी स्कीम। ठीक है, इसी चीज के लिए फंड्स मिलते हैं, राइट। तो फॉर दैट थिंग ओनली जो है, जैसे मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव है, इसके अंदर फंड्स मिलते हैं कि भाई कोई गुड है तो उसके लिए मार्केट रिसर्च करने के लिए पैसे मिलेंगे, राइट। या उसकी ब्रांडिंग वगैरह इन सब चीजों के लिए पैसे मिलेंगे। सो फॉर दैट थिंग जो है बेसिकली प्रायोरिटी बेसिस पे जो टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सलेंस है, अगर वहां का कोई गुड है तो उसको प्रायोरिटी बेसिस पे प्रायोरिटी ट्रीटमेंट मिलेगा इन दोनों स्कीम्स के अंडर। ठीक है, then recognition of exporter, so status holders, so there is something known as status होल्डर्स। सो एक्सपोर्टर को क्लासिफाई किया जाता है 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। तो इसमें क्या किया गया है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए बेसिकली उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है सो दैट दे कैन अचीव 4 स्टार एंड 5 स्टार रेटिंग। और अगर कोई एक्सपोर्टर 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग अचीव कर लेता है, इट मीन्स कि लोग जो आउटसाइड अवर कंट्री पीपल आर देयर, दे वुड बाय मोर गुड्स फ्रॉम देयर, दे वुड हैव मोर ट्रस्ट ऑन देम। एक्चुअली ये उनके लिए एक ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, ये 4 स्टार एक्सपोर्टर है इंडिया का, 5 स्टार एक्सपोर्टर है इंडिया का। ठीक है, इट वुड क्रिएट अ ब्रांड ऑफ दोज एक्सपोर्टर। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, जिनको ये स्टेटस मिला हुआ है इट्स ऑन द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, दे विल ऑल्सो हेल्प। सो जो भी 2 स्टार या अबव जिनको भी मिला है, दे विल व्हाट दे विल बी partners in capacity building initiatives. What kind of capacity building initiatives? Basically training other individuals in this export business कि कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है, क्या किया जाता है। तो जो भी 2 स्टार अबव जो है आपके 2 स्टार एंड अबव जो भी एक्सपोर्टर्स हैं, उनको जो है दे कैन ट्रेन अदर इंडिविजुअल्स इन एक्सपोर्ट्स। ठीक है, इसके अलावा प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दैट इज इनफ। फर्दर स्पेसिफिक देखने ये पीडीएफ आप देख सकते हो। Then there is streamlining the SCOMET. So already I have told you, emphasis on export control regime. तो अपना जो है trade policy, export regulations वगैरह rules has to be aligned to that so that India gets access, India can import these goods as well India can export these goods. ठीक है, other aspects है facilitating e-commerce, facilitation under EPCG scheme, facilitation under advanced authorization scheme. व्हाट डज फैसिलिटेशन मींस, मतलब इन स्कीम्स के अंदर बेनिफिट लेने को इजी किया गया है। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ऑफ दिस पॉलिसी इज द मर्चेंटिंग ट्रेड। तो मर्चेंटिंग ट्रेड को भी लिबरलाइज किया गया है, पहले काफी रिस्ट्रिक्टेड था, नाउ इट इज लिबरलाइज्ड। एंड व्हाट इज मर्चेंटिंग ट्रेड? इट इन्वॉल्व्स shipment of goods from one foreign country to another foreign country without touching Indian ports, but it involves an Indian intermediary। यानी कोई इंडियन एक्सपोर्टर है, वो यूएस वो श्रीलंका से सीधा गुड एक्सपोर्ट या बांग्लादेश से सीधा गुड एक्सपोर्ट करवा सकता है यूएस में, विदाउट इवन विदाउट दैट गुड गोइंग थ्रू इंडिया। तो बेसिकली ये भी एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट करेगा। ठीक है, एक्सपोर्टर्स कैन नाउ टेक गुड्स फ्रॉम वाइडर मार्केट एंड एक्सपोर्ट दैम। ठीक है, तो ओवरऑल दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है आपका अप्रैल मई का, द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी विच यू शुड नो, राइट। एंड दीज आर द की एस्पेक्ट्स, बस यही चीज याद रखनी है, क्या क्या है मर्चेंटिंग ट्रेड वगैरह ये सब। इन्हीं पे द प्रोबेबिलिटी इज कि इन्हीं में से किसी, अगर क्वेश्चन आता है तो इन्हीं में से किसी पे आएगा। Next is your BRICS currency. So there is a talk about BRICS currency, and we talked about internationalization of rupee. We talked about the problems with the dollar. तो बेसिकली यहाँ पे ये इतना शायद से ना आए, बट इसके कॉन्टेक्स्ट में ये जो टर्म है डी डॉलराइजेशन, अगेन अ की टर्म, इकोनॉमिक्स में कई बार की टर्म्स आती हैं, तो दैट में कम। बट व्हाट इज ब्रिक्स करेंसी, लेट मी टेल यू। तो ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं वो आपस में एक करेंसी क्रिएट कर रही है फॉर देयर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। नाउ व्हाई दे आर डूइंग दिस इज बिकॉज ऑफ ये इसलिए कर रही हैं क्योंकि देर इज अ व्हाट वी से डोमिनेशन ऑफ डॉलर फॉर ट्रेड। एंड ये जो डोमिनेशन फॉर ऑफ डॉलर फॉर ट्रेड है, बेसिकली रशिया यूक्रेन वॉर के केस में देखा कि इसी डोमिनेशन को यूएस बेसिकली यूज कर सकता है टू व्हाट वी से वेपनाइज द ट्रेड, वेपनाइज द ट्रेड, बेसिकली रशिया पे जिस हिसाब से रिस्ट्रिक्शन आए। तो इसलिए देर वाज अ नीड फेल्ट कि भाई हमें डॉलर पे इतना ज्यादा रिलाय नहीं करना चाहिए, एंड वी नीड टू हैव एन ऑल्टरनेट करेंसी, सो द ब्रिक्स करेंसी वुड बी देयर। ठीक है, एंड ये करेंसी विल बी सिक्योर्ड बाय गोल्ड एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है, इट वुड रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन यूएस डॉलर एंड यूरो। और यहीं पे बात आती है डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन मतलब
कि ग्लोबल जो ट्रेड है वो डॉलर्स में हो रहा है, यानी गुड्स का जो है वैल्यू है वो डॉलर्स में डिनोट किए जा रहे हैं, गुड्स के जो पेमेंट और ट्रांजैक्शन और सेटलमेंट हो रही है और इनोवाइसिंग हो रही है वो सब की सब डॉलर्स में हो रही है। नाउ व्हाट डज डी डॉलराइजेशन मीन, कि भाई ग्लोबल ट्रेड में हम डॉलर्स के यूज कम करें। तो इंस्टेड ऑफ कंडक्टिंग ट्रेड इन डॉलर्स, लाइक इंडिया भी गुड्स इंपोर्ट करती है डॉलर्स में, एक्सपोर्ट करती है डॉलर्स मिलते हैं, तो इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन यूज अनदर करेंसी जो दोनों कंट्रीज को एक्सेप्टेबल हो। लाइक इंडिया हैज tried to create that swap mechanism, okay, with Russian banks, okay, internationalization of rupee trade settlement mechanism जो हमने part 1 में पढ़ा था, okay, so this is what this is reducing the dependence on dollars for global trade। और दूसरी चीज, सो देखो प्रीलिम्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड आ सकता है, डी डॉलराइजेशन मींस विच ऑफ द फॉलोइंग, और ए बी सी डी करके दे सकते हैं, ठीक है, तो यू शुड नो। तो पहला है रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन डॉलर्स फॉर ग्लोबल ट्रेड, एंड दूसरा है alternate currency to keep forex reserve by central bank, ठीक है। so most of the central banks around the globe, अगर आप देखो तो उनके रिजर्व्स कौन सी करेंसी, अगर आप आरबीआई में भी देखो मेजर चंक ऑफ रिजर्व्स आर डॉलर्स, यानी आरबीआई ने भी जो अपने पास रिजर्व्स रखे हैं उसमें जो मेजर चंक है वो डॉलर्स में है, मोस्ट ऑफ इट इज डॉलर्स, ठीक है। सो अगेन फॉर रिजर्व्स वी आर डिपेंडेंट ऑन डॉलर्स, ठीक है। तो पहली चीज ये डी डॉलराइजेशन समझिए, इसका मतलब ये होता है। और दूसरी चीज इसके ऊपर अगेन एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, what is required for a currency to be acceptable in global trade? So they can give you a question like this, that which of the following parameters or which of the following conditions which would lead to would lead for rupee being acceptable in international trade or would lead to internationalization of the rupee. So simple, straightforward है, open economy, full convertibility, it means convertibility on current account in the BOP as well as capital account in the BOP. So current account एंड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, ठीक है, कैपिटल करंट एंड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, ठीक है। एंड एज वेल एज कंट्री शुड बी पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली स्टेबल, अगर कंट्री पॉलिटिकली इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है तो देन दैट करेंसी वोंट बी एक्सेप्टेड, बिकॉज अल्टीमेटली की करेंसी की वैल्यू जो है इट कम्स नॉट ओनली फ्रॉम द इकोनॉमिक फैक्टर्स बट ऑल्सो पॉलिटिकल फैक्टर्स, ठीक है, प्लस ट्रस्ट एंड एक्सेप्टेबिलिटी। सो देखो one of the biggest contenders to oppose the dollar in international trade is the Chinese currency, but Chinese currency क्यों कोई नहीं एक्सेप्ट कर रहा, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट एंड एक्सेप्टेबिलिटी ऑन दैट, डिस्पाइट द फैक्ट कि चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इट इज लिटरली डोमिनेटिंग द इंटरनेशनल ट्रेड, बट फिर भी चाइनीज करेंसी क्यों नहीं कोई एक्सेप्ट कर रहा, अगेन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड, तो इतना ओपन इकोनॉमी नहीं है। एंड यस पॉलिटिकली भी अगर देखें तो चाइना इज अ कम्युनिस्ट पार्टी, राइट, सो अगेन समवॉट क्लोजर टू अ टोटलिटेरियन स्टेट, यहाँ पे गवर्नमेंट का काफी ज्यादा कंट्रोल इकोनॉमी में, तो दैट्स व्हाई दैट इज नॉट बीइंग एक्सेप्टेड, ठीक है। एंड लास्टली वन मोर फैक्ट, कि डॉलर जो है इज यूज्ड फॉर 88, सो डॉलर इज स्टिल डॉलर इज यूज्ड फॉर 88% ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड 60% of the forex reserves, ग्लोबल फॉरेक्स रिजर्व, जो सारे बैंक्स हैं जो है अराउंड द वर्ल्ड, सेंट्रल बैंक्स हैं, उनके पास जो फॉरेक्स रिजर्व है 60% ऑफ दैट इज इन डॉलर्स, ठीक है। सो स्टिल डॉलर हैज डोमिनेंस, ठीक है। देन नेक्स्ट इज ट्रांसफर प्राइसिंग। so see, transfer pricing simply is basically this is an practice of tax avoidance, or you could even say evasion, and this is used used for base erosion and profit shifting. This is one of the transfer pricing is one of the strategies, अभी मैं बताऊंगा transfer pricing भी क्या है, but it is one of the strategies which is used for BEPS by MNCs, and this MNC is actually BEPS क्यों करती है, ताकि उनकी tax liability कम। So let's say this is US, second, so let's say ये आपका US है, ये आपका इंडिया है, there is some big MNC here और उसका एक सब्सिडरी यहाँ पे है, ठीक है, सब्सिडरी इंडिया में है। Now this subsidiary is doing business in India, earning huge amounts of profit. Say it is earning 500 CR of profit.
नाउ इंडिया में अगर वो 500 करोड़ प्रॉफिट दिखाएगा तो उसे 500 करोड़ पे कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह देना पड़ेगा, राइट? तो व्हाट इट डज इज इट डज समथिंग लाइक दिस, इट सेज कि जो एमएनसी है इससे मैंने जो है से आई हैव टेकन अप सम टेक्नोलॉजी, राइट? और इस टेक्नोलॉजी को लेने की कॉस्ट वो क्या दिखा देगा कि इट्स से 450 CR, राइट? तो ये जो आपका टैक्स बेस है, 500 करोड़ का टैक्स बेस था, 450 करोड़ टैक्स बेस शिफ्ट हो गया, राइट? नाउ व्हाट्स द कैच, ये ट्रांसफर प्राइसिंग दिस इज बिटवीन रिलेटेड एंटिटीज, so that's why this is structured in such a way कि बेसिकली ये टेक्नोलॉजी अगर मान लो ये एमएनसी, तो जस्ट अ सेकेंड, तो इफ दिस यूएस में ये जो एमएनसी आपका है और ये इंडिया है, इंडिया में उस एमएनसी की सब्सिडरी है और ये कोई और कंपनी एक्स है, अगर उसने इसको कोई टेक्नोलॉजी टी बेची और इसने उसके लिए 450 करोड़ दिए, तो इसका 500 करोड़ का प्रॉफिट था वो चले गया। बट अगर वही सेम टेक्नोलॉजी टी इसको बेचता, एक्स इज अनरिलेटेड, एक्स इज एन इंडियन कंपनी, एक्स एक इंडियन कंपनी विच इज अनरिलेटेड, राइट, टू दिस एक्स, तो शायद से वो इससे शायद से 200 CR ही लेता, इट वुड हैव बीन मोर बेस्ड ऑन मार्केट प्रिंसिपल्स, राइट? सो दैट्स वाई हियर बेसिकली ये वैल्यू क्या की गई है, बढ़ाई गई है टेक्नोलॉजी की वैल्यू, राइट? So this pricing of transfer of technology or any good or any service is known as transfer pricing. And when this practice is being used by MNC for BEPS, then transfer pricing is known as basically when these transactions जो related entities में होती हैं that are artificially jacked up or increased in value to basically shift the tax base from high tax countries to low tax countries, that is known as transfer pricing. ठीक है? So I hope that is clear. So this is here all the details for you. Okay, and this is transfer pricing. It is used for BPS. याद रखना, it is one of the strategies जो base erosion profit shifting के लिए use होती है by MNC. ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया है, what has been done to control it? तो इसको कंट्रोल करने के लिए एडवांस्ड प्राइसिंग एग्रीमेंट, ये जो है एमएनसीज वगैरह, ये टैक्स अथॉरिटीज हैं जो भी कंट्री की होगी, दे डू एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट विद दीज एमएनसीज, एंड एज पर दिस एग्रीमेंट फिर वो फिक्स होता है कि भाई कितना प्राइस, कितने उसमें आप ये रिलेटेड एंटिटीज के बीच में ट्रांजैक्शन करोगे, सो दैट दे आर नॉट यूज टू बेसिकली सर्कमवेंट और फॉर बीईपीएस. ठीक है, Dabba trading, so it is a type of trading which is informal, right? It's outside the purview of stock exchange and it is more of a like, it's more of a betting. और किस चीज पे betting करते हैं, किस चीज पे betting करते हैं, they do betting on movement of the stock prices without actually owning the stock price. Stock market के बाहर without owning the stock prices, without owning the stocks, they do betting on the movement of stock prices, and this is basically illegal and an offense under सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट. ठीक है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट जो है उसके अंदर ये इलीगल और ऑफेंस. ठीक है, इट्स इलीगल एंड एन ऑफेंस अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1950. ठीक है, इसके अंदर ये एक डब्बा ट्रेडिंग ऑफेंस. ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रीन डिपॉजिट. सो बेसिकली न्यूज में इसलिए क्योंकि आरबीआई has come up with a framework. RBI has come up with a framework for green deposit. Okay. Now आपने green bond सुना होगा. Green bonds are loans जिसके जो लोन दिया गया है which is going to be used for something which is environment friendly, which would help combat climate change, global warming or anything like that. Okay. तो similarly ये जो green deposits हैं बेसिकली किसी भी आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटी, आरबीआई रेगुलेटेड, ठीक है, ये रेगुलेटेड एंटिटी कौन होगी, आरबीआई रेगुलेटेड, लाइक कमर्शियल बैंक हो गया आपका, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, राइट, लोकल एरिया बैंक, एनबीएफसीज हो गए. ठीक है, वो सब उनको कोई भी डिपॉजिट मिलता है, राइट, दैट टू फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, सो इट वुड बी अ फिक्स्ड डिपॉजिट. ठीक है, एंड ये जो डिपॉजिट मिला है इसके जो प्रोसीड्स हैं they will be using it for green finance. Green finance मतलब environment के लिए. ठीक है, they will be using for green finance. Plus these green deposits will be denominated in Indian rupees only.
वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली, ठीक है, याद रखना। एंड कौन से, सो ये डिपॉजिट से जो पैसा आएगा वो कहाँ पे करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी इफिशियंसी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन, सस्टेनेबल वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट एंड ग्रीन बिल्डिंग एक्सेट्रा, यानी इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स, ठीक है। और कौन कौन एंटिटीज होंगी यहाँ, कमर्शियल बैंक्स, एनबीएफसीज, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, ये सब यहाँ पे इंक्लूडेड होंगे। नेक्स्ट इज रीट्स एंड इनवीट्स इंडेक्स। सो अगर पढ़ना है आपको कि व्हाट आर रीट्स एंड इनवीट्स, मैंने क्रैश कोर्स में फाइनेंशियल मार्केट पार्ट 2 में करवाया है बड़ी क्लियरली कि रीट्स क्या होते हैं, इनवीट्स क्या होते हैं। राइट नाउ हियर हम लोग डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इंडिया फर्स्ट एवर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का इंडेक्स लॉन्च किया। तो एक इंडेक्स बेसिकली जो सारे आपके निफ्टी रीट्स एंड इनवीट्स इंडेक्स जो नाम है इसका, ये सारे जो आपके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं, इनके जो भी यूनिट्स ट्रेड हो रहे हैं, पब्लिकली लिस्टेड हैं, यानी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है और ट्रेड हो रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस देखते हैं कि उनकी वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, ठीक है। बेस डेट है 1 जुलाई 2019। बेस वैल्यू ये है, अगर बेस वैल्यू बढ़ रही है मतलब दीज आर परफॉर्मिंग वेल, अगर कम हो रही है मतलब दे आर गोइंग डाउन, ठीक है। एंड दीज आर इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। सो एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो भी प्रोजेक्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, रीट्स जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इन ये लोग अपने यूनिट्स इशू करते हैं, दीज यूनिट्स आर इशूड टू ऑन स्टॉक मार्केट्स। और जो लोग ये यूनिट्स खरीदते हैं उनको फायदा क्या होता है, एक तो इनकी वैल्यू बढ़ती है विथ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंडली, जो ये रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं फॉर दीज यूनिट्स, ये इनकम जनरेटिंग होते हैं, रेवेन्यू जनरेटिंग। तो जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका 90% एज डिविडेंड फॉर्म में जो है इनको, जो भी ये रीट्स या इनविट्स के यूनिट होल्ड करते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नेक्स्ट इज नॉक्स प्लेटफॉर्म, किसने लाया है, एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड। तो इट्स NBBL, NPCI भारत बिल पे लिमिटेड, ठीक है। इट हैज लॉन्च नॉक्स प्लेटफॉर्म, नॉक्स NOCS प्लेटफॉर्म, ये किस लिए है, फॉर ट्रांजैक्शंस ऑन ONDC, ठीक है। प्लीज जस्ट इतना ध्यान में रखो, दैट इज सफिशिएंट। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स बाय वर्ल्ड बैंक, ओके, वर्ल्ड बैंक निकालता है। some key indices are customs performance, infrastructure quality and timeliness of shipments, ठीक है। And lastly, so last important topic is Maharishi Initiative, that it is for millets and other ancient grains research initiative, ठीक है। So millets और दूसरे जो ancient grains हैं उनके ऊपर research की जाएगी, and this research will be, again it will be research and as well as creating awareness among people about this agro biodiversity of India, the benefits of that how these millets, कैसे millets जो है beneficial हैं for climate, for human health, for farmers, right, and environment, okay, how these are, so उस पे करेंगे। In fact it is aligned with the international year of millets 2023, ठीक है। In our most probable इकोनॉमिक्स क्वेश्चन हमने मिलेट्स पे एक क्वेश्चन किया था जहां डिटेल में उसको डिस्कस भी किया था। तो विद दिस ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दी थिंग्स आर डन। तो यही है, इतना सही था, राइट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो विश यू ऑल ऑल द बेस्ट फॉर प्रीलिम्स, ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर प्रीलिम्स, and do connect with us on day of the prelims, right, we will be coming up with most accurate, to the point, concise answer key, okay. So thank you very much, and again wish you all the best for